वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। आकार से मतलब जो भारत का आकार है वो कैसा है, और स्थिति से मतलब है कि भारत जो है पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। तो किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए जो है हमें सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। चलिए जानते हैं। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपको दो तरह की रेखाएं दिख रही हैं। एक वो जो उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची हुई है, और दूसरी वो रेखाएं हैं जो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर खिंची हुई हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खिंची हुई हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हम पता करते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ स्थित है और उनके जो बीच का समय है उसमें कितना अंतर है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखा क्या होती है? ग्लोब पर स्थित उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई जो रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। ये देखिए, ये एक देशांतर हुई, ये दूसरी देशांतर हुई। तो इन दोनों देशांतरों के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट है, दो देशांतरों के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। मतलब एक अक्षांश और दूसरी अक्षांश, इन दोनों अक्षांशों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। लेकिन ये सभी स्थानों पर समान नहीं होती है। ये विषुवत रेखा, यहाँ पर क्या हुई? विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो ये दूरी क्या होगी? कम होती जाएगी, क्योंकि ये सारी रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं? ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं। तो ये समानांतर नहीं होती है, इनके बीच की दूरी कम और ज़्यादा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो 1 डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री जो देशांतर होती है उस तक घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय। मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जो दूरी है वो कितनी है? 4 मिनट की है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं इन्हीं के आधार पर ही जो है हम किसी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। और देखिए यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर जो है ये कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, जिसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। तो ये हमने पढ़ा देशांतर रेखाओं के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखा जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं होती हैं। ये देखिए, जो ये 0 डिग्री अक्षांश है तो इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इस भूमध्य रेखा के समानांतर ही जो अन्य रेखाएं खींची गई हैं उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। जिस तरह देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं, इसी तरह ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। अब जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण में जितनी भी रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। इसी तरह जो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पूर्व में पाए जाने वाली देशांतर रेखाएं क्या कहलाएंगी? पूर्वी। और पश्चिम की ओर पाई जाने वाली रेखाएं पश्चिमी देशांतर कहलाई जाएंगी। और जो ये 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री अक्षांश है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? अटलांटिक महासागर में काटती हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। चलिए अब जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में। ये क्या है? एक गोला है और पृथ्वी जो है इसी गोले के समान है, जिसमें 0 डिग्री अक्षांश जो है उसके बिल्कुल ठीक मध्य से होकर गुजरती, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है। एक जो है वो हुआ उत्तरी गोलार्ध जो उत्तर में स्थित है, और जो नीचे वाला है इसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखिए, गोल प्लस अर्ध
मतलब गोले का आधा, तो इसको मिलाकर क्या हुआ, गोलार्ध। तो इस तरह जो उत्तरी वाला भाग हुआ वो उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी वाला भाग हुआ वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी को ये 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा जो है ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर आता है 0 डिग्री देशांतर। तो ठीक इसी तरह जो 0 डिग्री देशांतर है तो इसके पूर्व वाली साइड जो होगी वो क्या कहलाएगी, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाली साइड जो होगी वो क्या कहलाएगी, ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम अगर इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर। तो इस हिसाब से जो इंडिया है वो कहाँ स्थित हुआ, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी की साइड में स्थित है। अब देखते हैं कौन कौन सी अक्षांश और देशांतर यहाँ से गुजरती हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसको समझते हैं। देखिए जो ये है, हमने अभी पढ़ा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं होती हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरह से जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसी तरह से जो 8 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश है वो भारत के दक्षिण से होकर गुजरती है, और जो 37 डिग्री 6 अक्षांश है वो उत्तर से होकर गुजरती है। तो इस तरह से भारत जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक 37 डिग्री 6 से और 8 डिग्री 4 जो अक्षांश है इन दो रेखाओं के मध्य में स्थित है, और इनको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होंगी उनको उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित होंगी वो दक्षिणी अक्षांश होंगी। तो इस तरह जो भारत है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। अब देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो जो 68 डिग्री 7 है, यहाँ देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है। तो इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 इसी तरह से करके जो 68 डिग्री 7 देशांतर है पूर्वी देशांतर, उसी तरह से 97 डिग्री 25 जो पूर्वी देशांतर है, इन दो देशांतरों के बीच क्या है, भारत ये यहाँ पर स्थित है। अब हमने इनको पूर्वी देशांतर क्यों कहा, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि 0 डिग्री से पूर्व की साइड में जितनी भी देशांतर होंगी उनको पूर्वी देशांतर कहा जाएगा, और 0 डिग्री से पश्चिम की साइड में जितनी भी देशांतर होंगी उनको पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा। तो इस तरह से जो भारत है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर इनके मध्य स्थित है। फिर देखिए इसमें जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है, और ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। फिर देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें देखिए जो ये कर्क रेखा है, तो ये कर्क रेखा और जो ये विषुवत रेखा है, इसके बीच का जो ये हिस्सा पाया जाता है इसको किसके नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंध के नाम से इसको जाना जाता है। फिर जो ये कर्क रेखा से ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, जिसमें सबसे पहले जो है रूस आता है। ये देखिए रूस है, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पर जो है वो भारत आता है। तो इस तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और भारत से बड़े जो 7 देश हैं वो है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और भारत के बाद जो देश है वो कौन सा है, वो है अर्जेंटीना। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो कौन सा देश है, वो है अर्जेंटीना। फिर है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा भारत के
बीचों बीच से होकर गुजरती है और कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो राज्य। सबसे पहले है यहाँ पर, तो कौन कौन से राज्य हैं वो। सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है और ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पर भारत का जो विस्तार है ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से, यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, 2933 किलोमीटर है। जिस तरह से हमारा घर होता है तो हम अपने घर की लंबाई और चौड़ाई किस में नापते हैं, फुट में नापते हैं कि 40 फुट इसकी लंबाई और 15 फुट इसकी चौड़ाई। ठीक इसी तरह से हम भारत को जो है किस में नाप रहे हैं, इसको किलोमीटर में। तो भारत की जो लंबाई है कितनी है, वो 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये देखिए, ये जितना भी स्थल वाला भाग है ये इसको कहेंगे हम भारत की स्थल सीमा की लंबाई। तो ये लंबाई जो है ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। जबकि इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर। और ये ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है आपको, इसको क्या कहेंगे, तटीय भाग, जो समुद्र से लगा है। तो इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर है। जबकि जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। और इसमें अगर जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, इन द्वीपों की लंबाई भी अगर नाप ली जाए तो वो कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर। जबकि सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें, सिर्फ ये ब्लू वाली लाइन की बात करें तो कितनी है, 6,6100 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। जो कि यहाँ पर जो ये अंडमान निकोबार द्वीप है, तो इसका जो यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का, वो यहाँ अंडमान निकोबार में है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ स्थित है, यह निकोबार द्वीप पर स्थित है। और पहले इसका नाम क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट था, जबकि बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। और इसका अधिकतर भाग जो है वो डूब चुका है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी की बात करें तो 876 किलोमीटर ये भूमध्य रेखा से दूर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो क्या है, इंदिरा कोल, जो कि यहाँ स्थित है। और पश्चिमी बिंदु सरक्रीक तथा पूर्वी बिंदु वालांगू, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सरक्रीक कहाँ है, गुजरात में स्थित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में अंतर कितना है। तो ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है समय का अंतर पाया जाता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जो समय का अंतर है वो कितना है, हम इसको पता करेंगे। जो भारत है, तो भारत से कौन सी देशांतर गुजरती हैं पूर्व से पश्चिम तक, 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25, इन 2 देशांतरों के बीच जो है भारत स्थित है। तो हम सबसे पहले देशांतरों का पता करेंगे कि भारत से जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक कितनी देशांतर रेखाएं भारत से होकर जो है गुजरती हैं। तो इसको 97 से 68 को हम माइनस करेंगे तो लगभग कितना निकल कर आएगा, 30 डिग्री देशांतर। कितनी देशांतर निकल कर आएंगी, 30 देशांतर निकल कर आएंगी। और जैसा हमने पढ़ा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जो है 4 मिनट का समय का अंतर होता है। सूर्य जो है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो 30 देशांतर का समय पार करने में कितना टाइम लेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 120। ये हमारा आंसर आएगा। कितने मिनट का समय लगता है, 120 मिनट का समय लगता है। 30 देशांतर को पार करने में जो है 120 मिनट का समय लगेगा। लगभग कितना, 2 घंटे।
यानी कि पूर्व से लेकर, यानी कि अरुणाचल से लेकर गुजरात तक के समय में जो है कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 30 देशांतर होकर गुजरती हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी 4 मिनट है, तो इसी तरह 30 देशांतर की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 120 मिनट होगी, लगभग 2 घंटे। इस तरह जो हमारा समय निकल कर आता है वो 2 घंटे है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। तो इस तरह क्या हुआ, देखिए अरुणाचल में सूरज अगर कितने बजे, 5 बजे निकल रहा है, तो यहाँ किस टाइम निकलेगा, 7 बजे निकलेगा सूरज। किस टाइम निकलेगा, 7 बजे। अब देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के समय जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर हो रहा है। तो इस अंतर को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, एक देशांतर खींची गई, मानी गई, जो कि कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक देशांतर माना गया और यहीं से भारत के समय का जो है निर्धारण होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और ये मानक याम्योत्तर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीनविच और भारत के समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। तो इसको जानेंगे किस तरह से है ये। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर हमने पढ़ा था, जो कि ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। इसके पूर्व की साइड में हम चलेंगे तो समय बढ़ता जाएगा और पश्चिम की साइड में चलेंगे तो समय घटता चला जाएगा। तो भारत की जो मानक याम्योत्तर है वो कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और जो ग्रीनविच है वो कितनी है, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो 0 से लेकर 82.5 डिग्री जो देशांतर है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 330 मिनट। कितना आएगा ये, 330 मिनट निकल कर आएगा। और 330 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 5.5 घंटे ये निकल कर आएगा। तो 0 डिग्री से जो 82 डिग्री तक जो देशांतर रेखाएं हैं इनको पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 5.5 घंटे लगते हैं इसमें। तो इस तरह से जो 0 डिग्री देशांतर है तो उससे भारत का जो समय है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इन देशांतर रेखाओं से किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान का हम समय पता कर सकते हैं, उसकी स्थिति पता कर सकते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।